देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर को रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है क्या बता दो। Yes, ma'am. गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देख लो स्क्रीन शेयर है कि नहीं, क्यों इसीलिए बोल रहा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है इसीलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा देखो, हम लोगों ने यहाँ पर जो है इलास्ट्रेशन, ये देखो यहाँ पर हम लोगों को एक सेकंड क्या हो रहा है। हाँ, इलास्ट्रेशन 6 और 7 मैंने होमवर्क दिया था, जो हम लोग का जैसा टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ है उसी से मिलता जुलता, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को कंसाइनमेंट में और एक टॉपिक करना होता है जो कि इनवॉइस प्राइस का होता है। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया था वो हम करवा देंगे। ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 और 7 तो देखते हैं। एक सेकेंड। मैम वो इलस्ट्रेशन 5 रेक्टिफाई कराना हाँ था। हाँ हाँ, इलास्ट्रेशन 5, हाँ सही बोल रहे हो। इलास्ट्रेशन 5 में लास्ट दिन एक छोटा सा गलत हो गया था मेरे से। ठीक है, बाद में मुझे तुषार ने व्हाट्सएप किया तो मैंने देखा एक्चुअली गलत क्या हो गया है। वो लास्ट में पोस्टिंग करते हुए गलत हो गया। क्या हो गया देखो, यहाँ पर टू बैंक जो फ्रेट इंश्योरेंस था ना 7650 और 3250, मैंने यहाँ पर भी उसको पोस्ट कर दिया। ये एक्चुअली गीता का होगा तब ना होना चाहिए, मतलब वो एक्चुअली बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर टू बैंक था, जब क्रॉस पोस्टिंग करने गए तो मेरा शायद ऐसे करके था, तो मैंने ये भी पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा ना क्रॉस पोस्टिंग में, ये थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो ये गलती से लिख दिया मैंने, ये हटा दो। ये हटाने से यहाँ पर टोटल तो यही रहेगा क्योंकि इधर वाला टोटल ले रहे हैं, ये वाला वैल्यू हम लोग का चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है बता दो, हम लिख देते हैं। 8 लाख कितना आ रहा होगा? 8,33,000। 8,33,000। ठीक है, ये गलती हो गया था। तो ये देखो, इसलिए हम बोलते रहते हैं, तुम लोग भी देखते जाओ। ठीक है, कभी कभार हो जाता है। गलती क्या हुआ है क्रॉस पोस्टिंग में। ठीक है, कंसाइनमेंट टू बैंक है, कंसाइनमेंट टू गीता, गीता में बाय कंसाइनमेंट लिखते हुए मैंने ये वाला लिख दिया है, तुम लोगों ने भी लिख दिया होगा। ठीक है, तो तुम लोग अगर लिख दिए हो, अगर खुद से कर रहे थे नहीं लिखे हो तो ठीक है, अगर मतलब कर दिए होगे, नहीं तो तुम लोग को भी पता चलता कि ये वाला गलत है। ठीक है, तो अभी ठीक कर लो इसको। ठीक है, ये दोनों हटा दो और उसको ठीक कर दो। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6 पहले करेंगे, इलास्ट्रेशन 6 और 7। तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन 6 कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा लेट क्या, देखो क्या बोल रहा है। विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी या सोनेपुरी, जो भी बोलो, 5000 kg ऑफ बेबी फूड packed in 2000 tins of net weight 1 kg and 6000 packet of net weight half kg for sale on consignment basis। ठीक है, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुरा सेंट, मतलब ये जो विक्रम फूड है विक्रमपुर से, ये लोग जो है कंसाइनर है, ये लोग कंसाइनर है। और जो इन्होंने प्रोडक्ट सेंड किया है सुंदर स्टोर सोनपुरी को। ठीक है, ये लोग कौन है, ये लोग कंसाइनी है। ठीक है, ये लोग कंसाइनी है। ये क्या कंसाइनमेंट कर रहे हैं, बेबी फूड। ठीक है, बेबी फूड जो जिसका पैकेजिंग जो है दो तरीके से इन्होंने कर रखा है। बेबी फूड है, पैकेजिंग जो है इन्होंने दो तरीके से कर रखा है। एक तो टीन, देखो एक टीन है और एक पैकेट भी है, मतलब प्रोडक्ट जो है टीन में भी आता है और पैकेट में भी आता है। अब टीन का देखो क्या बोल रहा है, टीन अगर कोई टीन में वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो 1 kg में आता है। ठीक है, उसका वेट 1 kg है, मतलब अलग अलग होता है ना प्रोडक्ट का। जैसे देखो मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है ना, पैकेट में आता है, फिर वो जो है सीसी में भी आता है। ठीक है, बॉटल में भी आता है। वैसे ही इनका 1 kg वाला जो है पैकेट है, 1 kg वाला टीन है, और 6000 पैकेट है। पैकेट का वेट जो है आधा किलो, हाफ kg करके है। ठीक है, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस द कंसाइनी कमीशन वाज फिक्स्ड एट 5% ऑन सेल प्रोसीड्स। कंसाइनी का जो कमीशन है वो 5% है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद बोल रहा है सेल प्रोसीड्स में, मतलब नॉर्मल जो से कमीशन है वो मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेयर एज अंडर। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब ये देखो रीड करना पड़ेगा, मतलब करने आना चाहिए सही तरीके से। देखो 1 kg जो टीन है उसका कॉस्ट है 10 रुपीज और वो बिकेगा 15 रुपए करके, और ये जो है 6 रुपीज करके है। और प्राइस कैसे लगाए देखो, हाँ पैकेट में है 6000 पैकेट है, हाफ किलो के हिसाब से प्राइस है, मतलब एक पैकेट जो हाफ किलो का है उसका कॉस्ट है 6 रुपीज, उसे 1 रुपीज में बेचा जाता है, ठीक है। सॉरी 1 रुपीज प्रॉफिट, मतलब 7 रुपीज में बेचा जाता है। तो सेल प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कभी क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये कॉस्ट ये कॉस्ट ये सेल, लेकिन ये 1 kg वाले टीन का है, मतलब इस दोनों को कभी कभी कॉस्ट पढ़ लेते हैं। ऐसा मत करो, यहाँ पर देख लो कि टेबल में क्या लिखा हुआ है, ये कॉस्ट है दोनों और ये नीचे का दोनों सेल है। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। यहाँ पर ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहा है, कंसाइनमेंट जो मतलब कंसाइनमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है, बुक्ड हुआ है, वो कैसे हुआ है, फ्रेट के मैटर पे टू पे बेसिस। इसका मतलब होता है कि ये फ्रेट का पैसा कौन देगा, कंसाइनी देगा, ठीक है। इस लैंग्वेज का मतलब होता है टू पे बेसिस का मतलब है फ्रेट कौन देगा, फ्रेट जो है वो कंसाइनी देगा, इसको लिखा जाता है टू पे बेसिस। ये देखो, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब ही है टू पे बेसिस, मतलब कंसाइनी के पास जब जाके स्टॉक पहुंच जाएगा तो फ्रेट का खर्चा क्या होगा। नॉर्मली यहाँ से भेजते हैं जब, मतलब विक्रमपुर से जब सोनेपुरी या सोनपुरी जाएगा तो वहां पर ये जाने का मतलब स्टॉक को विक्रमपुर से सोनपुरी ले जाने का खर्चा किसको देना चाहिए, कंसाइनर को, ठीक है। और वहां पर भी जब कंसाइनी कोई भी खर्चा करता है वो भी कंसाइनर को देना पड़ता है। एक बार कंसाइनी पे कर देता है, बाद में तो वो कंसाइनर से ही लेता है, लेकिन यहाँ पर जो डील हुआ है इनके बीच में वो हुआ है टू पे बेसिस। और टू पे बेसिस का मतलब हो जाता है कि फ्रेट का जो भी खर्चा होगा वो कौन देगा, फ्रेट का जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनी देगा। फ्रेट कैसे चार्ज होगा ये भी थोड़ा सा अलग है, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, मतलब फ्रेट नहीं बोल दिया। नॉर्मली क्वेश्चन में हमें क्या करता है ना, फ्रेट का खर्चा बता देता है कि फ्रेट कितना है, लेकिन यहाँ पर फ्रेट कितना है ये नहीं बताया। यहाँ पर बोल रहा है कि लैंग्वेज में बता दिया, हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो सेल वैल्यू होगा, सेल वैल्यू किस चीज का, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्रोडक्ट के सेल वैल्यू का 2%, मतलब जो भी प्रोडक्ट भेजा गया, क्या क्या भेजा गया है, 5000 kg ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन, ये देखो 2000 kg का टीन 1 किलो वाला, तो ये देखो 2000 टीन भेजा गया है। नंबर ऑफ टीन्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीन्स है 2000, ठीक है। एक एक टीन 1 किलो का है, तो टोटल 2000 किलो हो, और एक एक पैकेट हाफ किलो का है, ठीक है। एक एक पैकेट हाफ किलो का है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 3000 किलो, है ना। हाफ किलो इक्वल टू 1 पैकेट, तो 6000 पैकेट्स मतलब कितना किलो हो जाएगा, 6000 इंटू हाफ, है ना। मैथमेटिकली ऐसे ही होगा। तो 3000 केजी हुआ। तो ये देखो 2000 और 3000 टोटल में 5000 केजी। क्यों 5000 बोल रहा है, क्योंकि 6000 के पैकेट में आधा आधा किलो सामान है, तो आधा आधा किलो करके 6000 मतलब 6000 पैकेट मतलब 3 किलो, तो 3000 किलो, 3000 किलो एंड 2000 किलो, टोटल 5000 किलो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि सेलिंग वैल्यू हमें इस पे निकालना है, ये जितने भी प्रोडक्ट भेजे गए इनको अगर पूरा बेच देते हैं, ठीक है, उसका जो सेल वैल्यू होगा उस पे कैलकुलेट करना है। वन केस कंटेनिंग 51 kg टीन वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। एक लॉस्ट इन ट्रांजिट भी हुआ है, कौन सा हुआ है, पैकेट हुआ है कि टीन हुआ है, 1 kg का टीन हुआ है, ठीक है। तो कितने सारे टीन हुए हैं, नंबर ऑफ टीन्स कितने सारे हैं, यहाँ पर बोल रहा है 50, ठीक है। 50 was lost in transit and transport कैरियर एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम, क्लेम भी मिल रहा है इनको 450 रुपीज का, मतलब क्लेम किया गया है, क्लेम मिल जा रहा है इनको 450 रुपीज का, मतलब इनका लॉस जो भी होगा 450 रिकवरेबल है, ठीक है, क्लेम मिल रहा है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स कौन बनाता है, कंसाइनी। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स बाद इनको कंसाइनी ने एक अकाउंट सेल्स भेजा है, और उसमें क्या लिखा गया है, ये देखो उसमें लिखा गया है सेल प्रोसीड्स कितना हुआ है, 1500 1 kg टीन बिका है, 4000 हाफ kg का पैकेट बिका है। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 600, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। क्लोजिंग
स्टॉक बताना है. सो द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी, मतलब कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट, एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम. ठीक है, और एजम्पशन क्या लेना है कि कंसाइनी ने पे कर दिया है जो पैसा कंसाइनर को मिलने वाला था. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, तो पहले तो ये देख लो कि हमें प्रिपेयर करने बोला क्या गया है. तो हमें प्रिपेयर करने बोला है कि कंसाइनर के बुक्स में हमें कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ये वाला विक्रम मिल्क, सॉरी मिल्क, ठीक है, विक्रम मिल्क फूड कंपनी. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी का नाम है सुंदर. हाँ सुंदर. ठीक है, कंसाइनी का नाम है सुंदर. ठीक है, कंसाइनी का नाम हो गया सुंदर. अच्छा, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, और हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी करना पड़ता है. ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. जैसे सबसे पहले जितना गुड्स भेजा गया उसका कैलकुलेशन लिखेंगे. तो गुड्स को जो भेजा गया उसको कौन से प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में. ठीक है, सेलिंग प्राइस में कितना सेल हुआ है, जो नीचे इंफॉर्मेशन था उसका वैल्यू लिख लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर गुड्स भेजने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कैसे हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट में खर्चा है. हम लोग को पता है कि जब भी कंसाइनमेंट को हम लोग एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, जब भी हम लोग का एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, और इनकम होगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, इनकम या गेन. तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, एक्सपेंस हो रहा है, स्टॉक भेज रहा है तो अपना पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो गुड्स चला जा रहा है. ठीक है, तो टू गुड्स तो नहीं लिखा जाता है, इसीलिए लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरीके से. अच्छा, कितना स्टॉक भेजा जा रहा है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 2000 टीन ऑफ नेट वेट 1 kg, और 1 kg टीन का कॉस्ट है 10 रुपीज. तो मुझे बता सकते हो ये कितना कॉस्ट होगा, मतलब ये कैलकुलेशन करने में कभी कभी दिक्कत होता है. मुझे बोल सकते हो कितना हो जाएगा ये कॉस्ट, मतलब 2000 टीन का कॉस्ट क्या होगा, जिसमें 1-1 किलो फूड आता है, मिल्क फूड आता है. बोलो. 20,000. 20,000. 2000 टीन ऑफ 1 kg एट द रेट ऑफ 10. 10 किस हिसाब से है, देखो 10 पर केजी, क्योंकि 1 kg का टीन है, एट द रेट ऑफ 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू 10, तो ये हो गया 20,000. और ये वाला बताओ, 6,000 पैकेट हाफ किलो करके है, और कॉस्ट है 6 रुपीज, कितना हो जाएगा, 6,000 पैकेट ऑफ, 36,000. हाँ हाफ केजी, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज करके, तो 6,000 इंटू 6, 36,000. ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने. फिर यहाँ पर सेल प्राइस बताया, लेकिन सेल्स का डिटेल्स नीचे दिया हुआ है तो उसको हम लोग बाद में पुट कर लेंगे. फिर यहाँ पर बोला है कंसाइनमेंट को पे टू पे बेसिस, इसका मतलब भी मैंने बताया कि फ्रेट का जो भी खर्चा होगा वो हमेशा कंसाइनी पे करेगा. ठीक है, अच्छा, और तो इसका मतलब यहाँ पर और तो कोई खर्चा बोला नहीं है. तो अगर कंसाइनी यानी सुंदर अगर फ्रेट का खर्चा पे करेगा, जो कि सेलिंग वैल्यू पे 2% है, तो हम लोग को सुंदर को वो फ्रेट का खर्चा देना पड़ेगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंसाइनर का कोई भी खर्चा नहीं है. देखो क्वेश्चन में कंसाइनर का कोई भी खर्चा नहीं बोला था, और फ्रेट रिलेटेड जो भी खर्चा है कंसाइनी पे करेगा, यहाँ पर पढ़ के पता चल रहा है. और कंसाइनर रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है. ठीक है, जो हम लोग टू बैंक बोल के लिखते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू सुंदर. ठीक है, सुंदर क्या देगा, सुंदर को हमें क्या रिइंबर्स करना पड़ेगा, फ्रेट का खर्चा जो वो पे करने वाला है. ठीक है, जितना भी फ्रेट का खर्चा होगा, फ्रेट का खर्चा कितना होगा वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा. 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू बोला है. ठीक है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं. इधर वर्किंग नोट बना लेते हैं. मुझे लगता है ये जो है यहाँ पर नहीं बनाने से ठीक होगा, पीछे बना लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जगह कम हो जाएगी. इसको यहीं पर रखते हैं. ठीक है, पीछे बना लेंगे. यहाँ पर लिखते हैं सुंदर अकाउंट,
यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट एक्सपेंस। फ्रेट का एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में मैं बता दिया है जो भी सेल वैल्यू होगा प्रोडक्ट का उसका 2%। तो हम लोग पहले सेल वैल्यू निकालते हैं, सेल वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग जितना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, कितना भेजा है इन्होंने, विक्रमपुर से भेजा है 2000 टीन, जो कि सेल हो जाएगा 15 रुपीज करके। 2000 टीन है, एक एक टीन 1-1 किलो का है, और 1 किलो का टीन बिकता है 15 रुपीज करके। तो 2000 टीन 1-1 किलो का, यानी 2000 किलो टीन। ठीक है, 2000 किलो हो गया तो 15 रुपीज पर किलो, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, 2000 नंबर ऑफ टीन है, लेकिन एक टीन में अगर 1 किलो प्रोडक्ट आता है तो 2000 किलो प्रोडक्ट हो गया, और 1 किलो प्रोडक्ट 15 रुपीज में सेल होता है, तो 2000 किलो प्रोडक्ट 30,000 रुपीज में सेल हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है 6000 पैकेट्स है, जो कि हाफ केजी वाला है। तो हाफ केजी का पैकेट 7 रुपीज में बिकता है, मतलब एक एक पैकेट 7 रुपीज में बिकता है, तो 6000 पैकेट कितने में बिक जाएगा, तो 6000 इंटू 7। तो ये केजी नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 42,000। तो टोटल कितना हो गया, 72,000। ठीक है, अब ये जो सेल वैल्यू है, ये जो सेल वैल्यू निकल के आया, इस पे हमें फ्रेट लगाना है 2%, फ्रेट एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल वैल्यू। ठीक है, अब 2% ऑन सेल वैल्यू जो बोला है सेलिंग वैल्यू पे, तो 2% हमें क्वेश्चन में बताया, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 72,000 पे 2% लगाओ, जितना होगा उतना ही हम लोग का फ्रेट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देख लो कितना होता है, 2%। ठीक है, 1440। और ये कौन पे करने वाला है, सुंदर यानी कि कंसाइनी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेट का, यहाँ पहले लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1440। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोला है कि एक जो है कंटेनर, एक 1 kg टीन वाला बोल रहा है कि लॉस भी हो गया है, लॉस्ट इन ट्रांजिट, और इसका क्लेम भी हमें मिलने वाला है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक वर्किंग नोट बनाते हैं, लॉस इन ट्रांजिट कितना है वो चेक करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। तो उसके लिए हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोग को ना बता ही दिया है कितना लॉस हुआ है, हम लोग इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को बताया है कि 51 kg टीन वाला पैकेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे उसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट ऑफ 51 kg टीन एट द रेट ऑफ 10 करके है, कॉस्ट हम लोग को पता है ना, 1 kg का एक टीन 10 रुपीज का है, तो 50 टीन्स का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500। ठीक है, 50 टीन्स इंटू 10, 500। ठीक है, अच्छा, अब इस पे सिर्फ यही इसका कॉस्ट नहीं है, इस पे क्या लगेगा, इस पे फ्रेट भी लगेगा। ठीक है, इस पे फ्रेट भी तो लगेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग जब एक साथ कर रहे थे, जैसे कर रहे थे ना, तो यहाँ पर बीच में आ गया, तो इसलिए मैंने इस तरह कर दिया। तुम लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ये देखो, जब डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक भेजा गया है उस पे तो फ्रेट वगैरह भी तो ऐड होगा ना, मतलब कॉस्ट में तो वो भी ऐड हो रहा है, फ्रेट भी हमारा ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इस पे फ्रेट कितना होगा, क्योंकि फ्रेट का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है ना, इसलिए हम इसको पार्ट पार्ट करें। इसको एक साथ करने जाएंगे तो दिक्कत होगा, फिर हमें 50 किलो प्रोडक्ट के लिए फ्रेट अलग से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। देखो, बाकी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड करके
यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना लॉस्ट इन ट्रांजिट है। बट यहाँ फ्रेट क्या हो रहा है, टोटल में आ जा रहा है, बट यहाँ पर फ्रेट इंडिविजुअली हो जाएगा, क्योंकि फ्रेट हमेशा उतना ही फ्रेट का कैलकुलेशन कैसे होगा, सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये जो सेल वैल्यू है, ये जो लॉस्ट हो गया इसका जो सेल वैल्यू होगा, इसके बेसिस पे हमारा फ्रेट कैलकुलेट होगा, इसीलिए हम इसको पार्ट पार्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 51 kg वाला टीन का सेल वैल्यू 15 रुपीज करके है, तो यहाँ पर लिखते हैं 50 इंटू 15, सेल वैल्यू पे 2% फ्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज इंडिविजुअली करने का हमें जरूरत नहीं होता। 50 इंटू 15 इंटू 2%, तो ये हो गया 15 रुपीज। ठीक है, तो 515 रुपीज का क्या हो गया, टोटल लॉस। ठीक है, टोटल लॉस, लेकिन यहां से 450 रुपीज का क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं क्लेम, क्लेम कितना हो जाएगा 450 रुपीज का, तो हम लोग का यहाँ पर माइनस करते देखते हैं नेट लॉस कितना हो रहा है, 515 माइनस 450, तो ये हो गया 65, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट लॉस। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल लॉस, या फिर इसको बोल सकते हो ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस लॉस बोल सकते हो। और यहाँ पर क्लेम मिलेगा हम लोग को 450। अब हम लोग को यहाँ पर रिकॉर्डिंग किस तरीके से करना चाहिए, देखो मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को एंट्री बताया था, फिर से बताते हैं, हम लोग को इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस है। टू, क्योंकि ये गुड्स का इनहेरेंट नेचर नहीं है, किसी वजह से रास्ते में ही सामान खराब हो गया है, तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस होता तो हमें बता देता है कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर की वजह से हुआ है। ठीक है, क्लेम भी तो मिल रहा है ना, तो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे कितने से, ये देखो 550। ठीक है, अच्छा इसका मैंने और एक रिकॉर्डिंग भी तुम लोग को बताया था। अब जब हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट ऐसे करके 450। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पीएल, जितना नहीं मिला वो पीएल बोल के यहाँ पर आ जाएगा, कितना जो नहीं मिला वो है 65। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस। एक्चुअली ये वाला एंट्री होता है। ठीक है, मेन ऐसे ही एंट्री हमें करना चाहिए, बट क्या है ना, कभी कभी ये कंसाइनमेंट, इसको टू कंसाइनमेंट बोल के भी कर देते हैं, इसको नेट एंट्री की तरह यूज करके कि इंश्योरेंस क्लेम और पीएल, अगर ये भी लिखते हो तो भी गलत नहीं होता है, पीएल एबनॉर्मल लॉस बोल के। लेकिन अगर ग्रॉस एंट्री भी लिख दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से हम तो रिकमेंड करेंगे कि तुम लोग यही वाला लिख दो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स कभी ना कभी तो किए होगे, 11 में हो या कभी, ठीक है 11 में नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स होता है, तो वहां पर देखोगे ट्रेडिंग में हम लोग पूरा का पूरा स्टॉक जो लॉस हो जाता है एबनॉर्मल लॉस, वो पूरा दिखा देते हैं। फिर उसके बाद पीएल में हम लोग क्या दिखाते हैं, उसका लॉस जो हम लोग को क्लेम नहीं मिला, जितना क्लेम रिसीवेबल होता है वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग चाहे तो इसको दिखा सकते हैं, तो इतना सारे कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से हम बोलेंगे तुम लोग ग्रॉस एंट्री कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर लिख दो बाई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट नंबर 515। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, इसको ये एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखे, इसी को टू कंसाइनमेंट बोल के लिख दिया जाता है। ठीक है, इसी को टू कंसाइनमेंट बोल के लिख दिया जाता है ऐसे करके, और इसको बाई इंश्योरेंस क्लेम बाई पीएल एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख दिया जाता है। लेकिन अगर तुम लोग ये वाला लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा आसान हो, इस तरीके से लिख दो कि टोटल हम लोग का लॉस। हाँ बोल। इंश्योरेंस क्लेम जब मिलता है तब वहाँ कैश या बैंक नहीं लिखा जाता डेबिट में? जब रिसीव होता है तब लिखा जाता है, ये एडमिटेड है इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है, ये ड्यू एंट्री है। जब मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, जब पेड बोलता है तब उसका कैश या बैंक का एंट्री होगा, मतलब इसके बाद अगर हम लोग करते, क्योंकि हमारा कंसाइनमेंट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगर हमें पेमेंट मिलता है देन हम लोग ऐसे लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जब पेमेंट मिल जाता है टू इंश्योरेंस क्लेम। ये हर एक चीज का एक ड्यू एंट्री होता है, उसके बाद ही उसका रिसीव एंट्री होता है। जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी भी दिया जाता है तो पहले उसका ड्यू एंट्री किया जाता है, वो 1 मंथ काम कर रहा है तो उसका पहले होता है सैलरी टू मिस्टर एक्स, सब ऐसे करके, फिर होता है उनको जब पेमेंट करते हैं तो हो जाता है सैलरी टू, जैसे पेमेंट करते हैं तो अगर पहले ड्यू कर रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं सैलरी टू मिस्टर एक्स, फिर हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे मिस्टर एक्स
टू कैश या बैंक, लेकिन ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है तो नेट एंट्री आता है, फिर वो पीएल में ट्रांसफर होता है, पीएल टू सैलरी, ये रूल्स होता है पूरा जर्नल एंट्री का सिस्टम। यहाँ सैलरी सैलरी कैंसिल आउट, फिर ये, तो ये तभी होगा एंट्री जब पेमेंट होता है, लेकिन उसका इफेक्ट तो कंसाइनमेंट में आएगा नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब करने का हमें कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग सीधा ये वाला करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेमेंट मिलेगा भी तो वो कंसाइनमेंट में तभी आएगा जब बोलेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में देखोगे कहीं पर भी हमें कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं मिलता है नॉर्मली कि हम लोगों को पैसा मिल गया, ठीक है, हमेशा लिखा जाता है कि क्लेम एडमिटेड हुआ है, ठीक है, और अगर मिल भी जाता है, इनकेस अगर मिल भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग ग्रॉस एंट्री लिख रहे हैं तो हम लोग ये दिखा रहे हैं कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो मिलने से बेसिकली ये एंट्री होता है, इंश्योरेंस क्लेम पहले ये ड्यू होता है, जब मिल जाता है तो बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम होता है, तो यहाँ पर हम लोग बैंक और इंश्योरेंस क्लेम का लेजर तो बनाते नहीं है, तो इसका पोस्टिंग भी नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो इसके बाद बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल सेंड बाय द कंसाइनी, और कंसाइनी ने बताया कि इतना और इतना सेल हो गया है, ठीक है, तो सेल का एंट्री क्या होगा, सेल प्रोसीड्स जो है इनके पास है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा, सेल हो गया, तो यहाँ पर सुंदर से पैसा मिलेगा, सुंदर के पास है, तो बाय सुंदर सेल प्रोसीड्स, क्योंकि ये भाया हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग सेल नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500, और ये टीन और ये पैकेट्स जो है 4000 सेल हो गए, सेलिंग प्राइस 6 रुपीज और 7 रुपीज, नहीं मैंने गलत लिख दिया ना, देखो मैंने बोला खुद ही गलत लिख दिया, ये मेरे से बहुत बार हो जाता है, 15 और 7, हाँ इधर इधर लिखा हुआ है 15 और 7, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा क्या गलत ही लिख दिया, ये 15 और 7 मैंने ये दो साइड का ले लिया, 15 और 7, ठीक है, सेलिंग प्राइस ये है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,500, 15 और 15 20 225 होता है, और 7 × 4,000 28,000, ठीक है, ये वाला हो गया हम लोग का। अच्छा, अब लॉस भी मैंने लिख दिया, अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना पड़ेगा, और देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नीचे देखते हैं, बोला है कि रेंट, ये देखो स्टोर रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस, ये किसने किया दिया होगा, बोला नहीं है लेकिन बोला है, कैसे बोला है, अकाउंट सेल्स में ये डिटेल्स है, अकाउंट सेल्स किसने बनाया होगा, सुंदर ने, तो सुंदर ने लिखा होगा कि मैंने स्टोर का और इंश्योरेंस चार्जेस का इतना पेमेंट किया है, तो ये सुंदर को रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो फिर से वही कंसाइनमेंट डेबिट टू सुंदर, क्योंकि खर्चा सुंदर ने दिया है तो सुंदर को पे करना पड़ेगा, किस चीज मतलब सुंदर को रिम्बर्स करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा मतलब सुंदर को देना पड़ेगा, ये हम बोल रहे हैं, तो रेंट और इंश्योरेंस ये हो जाएगा हम लोग का 600, और कमीशन का बात हुआ था एकदम स्टार्टिंग में, लिखा हुआ था कमीशन कुछ 6% ऐसा कुछ था, 5%, अच्छा कमीशन देना पड़ेगा सुंदर को, तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल, बता भी दिया था ये देखो 5% ऑन सेल प्रोसीड्स, तो एट द रेट ऑफ 5%, तो सेल प्रोसीड्स कितना है ये दोनों का टोटल करके देखना पड़ेगा, तो सेल प्रोसीड्स है 22500 प्लस 28,000, 50,500, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते 50,500 पे 5%, ठीक है, नॉर्मली इधर लिखना चाहिए, जगह नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, तुम लोग एग्जाम में इधर ही लिखना, इधर 2525, या फिर वर्किंग नोट बना लो 2525, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, अब क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए एंट्री लिख के रखते हैं, बाय इन्वेंट्रीज लाइन विथ सुंदर, यहाँ पर जितना हो जाएगा फिर हम लोग प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फिर से एक बार वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, तभी हम लोग को समझ में आएगा, तो देखते हैं, देखो अपन लिखते हैं, दो दो तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम लोग दो तरह का प्रोडक्ट को लिख लेते हैं, देखो 1 kg टीन, ठीक है, ½ kg पैकेट,
दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, कितना कितना था, ठीक है। क्वांटिटी पहले था, ये देखो यहाँ पर 2000 जो है भेजा गया था। अब यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख लेते हैं, मतलब क्वांटिटी में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी, पहले हम क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 1 kg टीन वाला कितना भेजा गया था, 2000 kg टीन भेजा गया था, जिसमें से 50 लॉस हो गया। और सेल कितना हुआ, सेल जितना हुआ उसको लेस करते हैं। सेल हो गया है हम लोग का 50 लॉस हुआ, सेल नीचे दिया हुआ था, सेल हो गया 1500। 1500 तो क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कितना हो जाएगा। 2000 भेजा गया, 50 लॉस हो गया इन ट्रांजिट, 1500 सेल हो गया, तो 450 जो है रह जाएगा। ये क्या है, ये है लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया ना हम लोगों ने, अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर लिखेंगे सेल हो गया, तो ये रह जाएगा। और यहाँ पर भी क्वांटिटी में हम लोग पहले निकाल लेते हैं। सेल प्रोसीड्स है 4000, इसमें तो कोई लॉस था नहीं, और ये 6000 पैकेट्स भेजे गए थे, यानी 2000 जो है पैकेट्स बच जाएगा, ये सेल हो गया, ठीक है। तो 2000 पैकेट बचा हुआ, ये क्वांटिटी में निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 450, इसका कॉस्ट क्वेश्चन ही बताएगा हमें कॉस्ट कितना था। देखो दिया हुआ था क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये देखो 10 और 6 है ना, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर लिखेंगे 2000 इंटू 6, तो ये हो गया 4500, ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड करना क्या पड़ता है, कॉस्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनर, ठीक है। इसको हम अलग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक साथ नहीं होगा, क्योंकि हमें जो मतलब हम लोग का फ्रेट है ना, उसे हर बार अलग अलग वैल्यू से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। सेल वैल्यू अलग हो रहा है, जो स्टॉक बचा हुआ है उसके सेल वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसी वजह से। तो क्लोजिंग स्टॉक का इतना हो गया। अब इसमें हम लोग फ्रेट यहाँ पर ऐड करना पड़ता है क्या, ऑल एक्सपेंसेस, हम लोग ऐसे ऐड करते हैं ना, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, जबकि कंसाइनर का तो कोई खर्चा है ही नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर हो गया, जिसमें कंसाइनर का कोई खर्चा नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू द कंसाइनी, तो ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये देखो, मतलब ये तो हम लोगों ने लेस करके ही किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक्चुअली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच टू द कंसाइनी नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना सेल को भी लेस ही कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी हो गया। इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ, ये देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्रेट है। अब फ्रेट को कैसे लगाना पड़ेगा, फ्रेट को फिर से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके सेल वैल्यू पे हमें लगाना पड़ेगा, यही तो प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम अलग अलग करके कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 450, इसका सेल वैल्यू जो होगा, इस पे हमें फ्रेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 450 का सेल वैल्यू 15 रुपीज करके और 2% इस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सेल्स वैल्यू, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, इस पे भी 2% लगेगा। सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है 7 रुपीज करके, और कितना क्वांटिटी बचा हुआ है सेल वैल्यू के लिए, ये देखो 2000, तो 2000 यहाँ पर लिखेंगे। अब चेक करेंगे कितना हो रहा है, ये देखो 450 इंटू 15 इंटू 2%, तो ये हो गया 135, ठीक है। और यहाँ पर 2000, 2000 इंटू 7 मतलब 14,000 इंटू 2%, तो ये हो जाएगा 280। अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 135 ऐड करेंगे, 4500 में 135 ऐड करना है, 4635, ठीक है। और 280 प्लस 12,000 मतलब 12,280, ठीक है। ये हो गया, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक 4635 12280,
16,915, ठीक है, एक बार देखते हैं 16,000, हाँ 915 ये हो जाएगा टोटल क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 16,915 यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया 16,915। अब हम लोग चेक करेंगे कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखते हैं किधर बैलेंस आ रहा है। तो 16,000 इधर ही होगा, इधर ज्यादा है वैल्यू, चेक करते हैं। 16,915 प्लस 28,000 प्लस 22,500 प्लस 515, तो ये हो गया 67,930। माइनस 2525 600 1440 36,000 20,000 7365 to profit on consignment 7365, ठीक है। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 7365। अब हम लोग क्रॉस पोस्टिंग भी यहाँ पर कर लेते हैं, मैंने साथ ही साथ किया नहीं, बार बार पेज पलटना पड़ता, ठीक है, तुम लोग एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा सबसे पहले ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टू कंसाइनमेंट सेल, यहाँ से देख के लिख लेते हैं, अलग अलग लिख के और क्या करेंगे, 22,500 और 28,000, 22,500 प्लस 28,000 50,500, और यहाँ पर हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट। बाई कंसाइनमेंट में एक तो रहेगा फ्रेट, एक है रेंट और इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस, और कमीशन देख लेते हैं। फ्रेट है 1440, रेंट इंश्योरेंस 600, 1440। अच्छा, और कमीशन कितना है, कमीशन है 2525, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ पर बोला है कि फाइनल अमाउंट जो है, देखो यहाँ पर बोला है कि ये देखो एक लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ता है, जैसे दिया हैड पेड अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो पेड है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे हम तो हर जगह पे बैंक ही लिखते हैं, हम बता रहे रीजन क्या है। देखो 50,500 क्या है यहाँ पर, किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है कि सुंदर के पास वो विक्रम का जो है उनका 50,500 जो है सेल वैल्यू पड़ा हुआ है, बट ये सुंदर इनको पूरा पैसा नहीं देंगे, ये अपने फ्रेट का 1440 काट लेंगे, 600 जो है इनका रेंट इंश्योरेंस का खर्चा दिया है वो डिडक्ट करवा लेंगे, 2525 कमीशन का डिडक्ट करवा के कितना वापस करेंगे, मतलब रेमिट कितना करेंगे 45,935, ठीक है, 45,935। तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, लिखते हैं बाय बैंक, ठीक है, फाइनल रेमिटेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली जो मिलना था वो मिल गया। जब हम बाई बैंक लिख रहे हैं तो एंट्री क्या बन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदर, ठीक है, मतलब सुंदर से पैसा मिल गया। हम लोग बाकी जगह पे भी लिखते हैं, बाकी जगह बाकी जो भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया वहां पर ऐसा कोई लाइन नहीं दिया हुआ था, फिर भी हम लोग खुद से ही एजम्पशन लेते हैं कि पेमेंट हो गया है, ठीक है, जो पैसा मिलने वाला है पेमेंट हो गया है। लेकिन क्या हम लोग इसको बाई बैलेंस शीट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे बाई बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कि एजम्पशन ये है कि अमाउंट पेड हो गया, तो यहाँ बाई बैंक लिखना मैंडेटरी है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था वहां पर हमें ऐसा नहीं बोला था कि फाइनल रेमिटेंस पे हो ही गया है, हम लोगों ने ये एजम्पशन खुद ले लिया कि हाँ बाई बैंक पेमेंट हो गया। अगर तुम लोग इसको बाई बैलेंस शीट भी लिख देते हो, सपोज इसको ऐसे नहीं लिख के ये जगह पे अगर लिख देते हो बाई बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है कि हमें ये पैसा फ्यूचर में मिस गीता से मिलने वाला है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया मिलने वाला है। लेकिन हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं कि मिल गया, नॉर्मली इस तरीके से एजम्पशन से होता है, क्वेश्चन में ये नहीं बताता है कि एज्यूम कर लो कि मिल गया, तो हमें ये भी तो नहीं बोला कि मिला कि नहीं मिला। जैसे ये मिस गीता और मिस राखी वाला अगर क्वेश्चन देखो, ये देखो इलास्ट्रेशन 5 का बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर देखोगे, देखो यहाँ दिखाते, देखो
यहाँ पर क्या बोला था कि यहाँ सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। यहाँ पर ये नहीं बताया था कि कंसाइनी यानी मिस गीता ने मिस राखी को अपना पेमेंट किया कि नहीं किया, नहीं बताया। ठीक है, तो हम लोग उसको ये एजम्पशन ले सकते हैं कि पेमेंट हो चुका है, देन बाय बैंक लिख दो फाइनल रेमिटेंस हो चुका है, या फिर अगर ऐसे लिख दो बाय बैलेंस सीडी तो भी गलत कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो है स्पेसिफिकली नहीं बताया। तो कोई तो एक एजम्पशन से बनेगा, अगर हम लोग ड्यू दिखा रहे तो भी एजम्पशन, अगर पेड दिखा रहे तो भी एजम्पशन, बिकॉज इस बारे में हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा हमें बताता है 6 नंबर पे देखो कि पेड हो गया है, तब अगर तुम लोग लिख दोगे ना बाय चांस कि बाय बैलेंस सीडी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल दिया है कि एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ठीक है, तो जो मिलने वाला है वो पेड कर दिया है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बाय बैंक के लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने इसको पार्ट किया, अगर हम लोग इसको पार्ट करके नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखो वो भी हम दिखा देते, नहीं तो तुम लोग सोचोगे अचानक से ऐसा क्यों किया, वैसे करने से क्या प्रॉब्लम होता, तो वो हम थोड़ा सा दिखाते हैं तुम लोग को। लिखने का तुम लोग को जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं, और अगर चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं किया, जैसे अगर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ जब इन्वेंट्री निकालते हैं तो वहां पर लॉस्ट इन ट्रांजिट भी निकल जाता है, हमें अलग से करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन मैंने वो पैटर्न क्यों नहीं फॉलो किया, 3 चीज को अलग क्यों किया, देखो अगर हम लोग वो पैटर्न फॉलो करते तो क्या होता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय, यहाँ पर लिखते कंसाइनर। ठीक है, सेंड बाय कंसाइनर। ठीक है, हम थोड़ा सा रफली लिख के दिखा रहे हैं, कितना भेजा गया है 5000 केजी, टोटल 5000 केजी। 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, एक टीन में है किलो और एक जो है पैकेट्स में है, टोटल 5000 किलो है। ठीक है, अब 5000 किलो जो है उसका टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया, ये देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमें मिल जाएगा ना, टोटल 20 और 36, यानी कि हम लोग का हो गया 56,000। ठीक है, अगर हम लोग टोटल में लिख देंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है इस क्वेश्चन में, तो 56,000 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हम लोग का कॉस्ट। ठीक है, और ये जो है ये हम लोग का इतना केजी मिल्क फूड। अब हम लोग ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स जो है हम लोग का इतना निकल के आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लेस करके दिखाएंगे कि लॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब जो लॉस्ट हुआ वो है 50 केजी का लॉस हुआ है। अब जब तुम लोग 50 केजी का कैलकुलेशन करोगे तब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टीन और जो पैकेट्स है दोनों को हम लोगों ने मिक्सड अप कर दिया है। ठीक है, अब यहां से हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 56,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 50 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टीन है, टीन जो कि लॉस हुआ है, मतलब 2 तरह का प्रोडक्ट है ना, दोनों का कॉस्ट अलग है, इसीलिए हमें दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग कैलकुलेशन करना जरूरी है। अगर ऐसे कर देंगे तो ये तो फिर एवरेज में निकल के आ जाएगा, एवरेज में निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि टीन वाला जो बेबी फूड है उसका कॉस्ट अलग है और जो पैकेट वाला बेबी फूड है उसका कॉस्ट अलग है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को अलग अलग करने में ही बेनिफिट है, हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। देखो 560 आ रहा है, नहीं चलेगा ऐसे करके, है ना, समझ में आ रहा है क्यों मैंने इस तरीके से नहीं किया। अगर हम लोग इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, पैकेट्स का कैलकुलेशन अलग और जो हम लोग का टीम का कैलकुलेशन है उसका अलग, इसीलिए मैंने क्या किया है, हर जगह पे अलग अलग किया है। और ऊपर से जब भी हम लोग फ्रेट का कैलकुलेशन करेंगे वो भी हमें अलग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जब ये लॉस्ट हुआ तो ये 50 के जी हम लोगों ने डायरेक्ट 10 रुपीज से कर दिया ना, वहां पर होने से हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा कितना होगा, तो वैसे भी अगर करेंगे तो 2 अलग अलग, तो ये देखो मैंने 2 अलग अलग कर ही दिया। और क्योंकि मुझे पता है कि सबका इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है, क्योंकि बाकी जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टॉक लॉस होने से या फिर क्लोजिंग स्टॉक को हमें प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेशन करना पड़ता है, समझो बात को, प्रोपोर्शनेट करके। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें कॉस्ट दिया हुआ है और फ्रेट जो है हमेशा सेल वैल्यू पे लगाना है, तो हम लोग उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, और वैसे भी क्यूमुलेट वे में तो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, 2 अलग अलग है, अगर तुम लोग को करना भी है तो हमेशा टीन वाला अलग लिखना पड़ेगा और जो पैकेट्स वाला है उसे अलग लिख के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर करना भी चाहो तो भी तुम लोग को उसी पैटर्न में 2 तरह से करना पड़ेगा। पहले ऐसे होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, तो पहले तुम लोग को एक बार ये 5000 नहीं करके इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2000 केजी वाला ये 10 रुपीज। ठीक है, ऐसे करके करना पड़ेगा, 2000 इंटू 10 ये हो गया टीन वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का
20,000। फिर इसमें ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर जो कि 0 है, ठीक है। तो 2000 केजी 20,000 रुपीज का स्टॉक पहुंच गया है कंसाइनी के पास, ठीक है। फिर इसमें से लॉस्ट हुआ है, फिर इसका लॉस निकालना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि फ्रेट का खर्चा जो कंसाइनर को करना चाहिए था वो कंसाइनी कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होगा ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर गुड्स लॉस्ट को निकाल लेते हैं तो वहां पर फ्रेट का खर्चा ऐड ऑन नहीं हो रहा है, बात समझो। यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कंसाइनर का फ्रेट का खर्चा था वो, क्योंकि एग्रीमेंट ही ऐसा बना है कि हर तरीके का फ्रेट कंसाइनी पे करेगा, ठीक है। तो यहां से जाने का भी तो एक फ्रेट लग रहा है, विक्रमपुर से सोनपुर तक जाने का भी तो एक जो है फ्रेट लग रहा है। तो वो फ्रेट कौन दे रहा है? वो भी कंसाइनी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली वो फ्रेट क्योंकि कंसाइनी दे रहा है, लेकिन वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो अगर हम लोग अपना जो मैंने तुम लोग को प्रोफोर्मा दिखाया था उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर ही हम लोग निकालेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। अब इसमें गलत क्या हो जाएगा, देखो, अगर हम लोग सिर्फ प्रोफोर्मा रट लेंगे तो प्रॉब्लम है, हमें कंसेप्ट भी समझना है। प्रोफोर्मा दिया है मैंने ताकि तुम लोग एक मतलब प्रेजेंटेशन अपना सही रख सको, ठीक है। अब लॉस्ट इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे, टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 into 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है। ठीक है, 500 हम लोग का यहाँ भी आया था, ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ नहीं आया था, आया था, लेकिन फ्रेट ऐड करना पड़ेगा ना, तो उसका ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हुए आगे चले जाएंगे, फिर यहाँ पर फ्रेट ऐड करेंगे, फिर वो 1440 आएगा। अगर हम लोग टोटल फ्रेट ऐड करेंगे वो तो हम लोग का इतना आ जाएगा ना, देखो, जब हम लोग टोटल फ्रेट ऐड करेंगे तो हम लोग का वो कितना आ जाएगा, 1440। लेकिन हमें ये भी तो निकालना है कि जो गुड्स लॉस्ट हुआ उस पे फ्रेट का एडिशन क्या होगा। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो वो कंसाइनी देगा, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग है, तो वो तो बाद में ही ऐड होगा। बात ऐसा नहीं है, बोल रहा है टू पे बेसिस फ्रेट लगेगा, मतलब जो भी फ्रेट लग रहा है, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट बेसिस, मतलब कंसाइनर का फ्रेट कंसाइनी दे रहा है। इस बात का मतलब होता है कंसाइनर का फ्रेट कंसाइनी दे रहा है। कंसाइनी को भी फ्रेट लग सकता है कि उन्होंने जब अनलोडिंग किया तब फ्रेट किया, अगर उनको फ्रेट देना होता ना, मतलब अगर उनको फ्रेट देने का यहाँ पर कोई बात होता तो वो अकाउंट सेल्स में जरूर लिखा हुआ रहता इसके साथ, क्योंकि उन्होंने जब अकाउंट सेल्स भेजा और उनका अगर कोई फ्रेट कैलकुलेट होता उनके तरफ से, मतलब उनके स्टेशन में पहुंचने के बाद अगर कोई फ्रेट होता तो यहाँ 3rd नंबर पॉइंट पे फ्रेट होता फिर से, ठीक है। मतलब ये कंसाइनी ने खर्चा किया, बट यहाँ पर हमें कंसाइनी ने कोई अलग से फ्रेट नहीं दिया, लेकिन कंसाइनर का फ्रेट कंसाइनी भर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा है, क्या ये इलॉजिकल है? ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें एग्रीमेंट हुआ है बिजनेस का कि मेरा जो भी फ्रेट है वो आपको देना है, और उन्होंने मान लिया इसी वजह से। तो ये एक्चुअली कंसाइनर का फ्रेट कंसाइनी दे रहा है, तो इसीलिए ये कहां पर ऐड होगा, ये हमारे यहाँ पर स्टॉक में, जैसे ये ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर होता है वो वाला पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर नहीं होके एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, बट कंसाइनर का एक्सपेंस कंसाइनी पे कर रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर फ्रेट को अलग करके दिखाया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने प्रोफोर्मा के हिसाब से चले तो ये वाला तो कुछ है नहीं हम लोगों का। पिछले बार के क्वेश्चन के देखो, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जो कंसाइनर है वो हम लोग का कोई खर्चा नहीं है। तो अगर हम लोग लॉस्ट इन ट्रांजिट निकालेंगे तो अगर यहाँ फ्रेट नहीं लिख रहे हैं हम लोग तो ये तो बिना फ्रेट के ही निकल जाएगा, ये तो बिना फ्रेट के ही निकल जाएगा। जो डैमेज स्टॉक का वैल्यू है वो बिना फ्रेट के निकल जाएगा। लेकिन बात ऐसा नहीं है कि कंसाइनर कोई खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉक भेजने का तो एक खर्चा जरूर होगा, लेकिन अभी वो खर्चा इनमें जो डील हुआ है वो कंसाइनर के जगह कंसाइनी दे रहा है। अब पे कोई भी करे, लेकिन कॉस्टिंग करने का सिस्टम कभी अलग नहीं होना चाहिए। कॉस्टिंग करने का सिस्टम तो वही होगा ना जो हम लोगों का होना चाहिए। तो हम लोग अगर अपना स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर कस्टमर से पैसा रिकवर करना है, तो इसका मतलब फ्रेट का खर्चा अगर कंसाइनर वाला है तो इसका मतलब वो तो यहीं पर ऐड होना चाहिए, भले ही वो कंसाइनी पे कर रहा है, लेकिन ऐड तो यहाँ होना चाहिए। गुड्स का कॉस्टिंग तो सही तरीके से होना चाहिए। तो मतलब कंसाइनी दे रहा है, इसका मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर फ्रेट रेट कुछ नहीं लगेगा, ये बिना फ्रेट के आ जाएगा, फिर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 500 रुपए आ जाएंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से, फिर यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में हम लोग 1440 लगा देंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का इसीलिए हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्रेट कौन सा वाला है, ये फ्रेट जो है ये विक्रमपुर से, ये विक्रमपुर से
पूरी तक जाने के लिए जो फ्रेट है ये वो वाला है, जो कि बेसिकली कंसाइनर को पे करना चाहिए था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिस वजह से वो कंसाइनी पे करेगा। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यूएशन को चेंज नहीं करेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें बोल रहा है कि स्टॉक जब तक हमारे पास सेलेबल कंडीशन में नहीं आता है तब तक वो स्टॉक के कॉस्ट में हर एक चीज हमें ऐड करते जाना चाहिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम लोगों को जैसे मान लो मेरा ग्रोसरी स्टॉक है, फॉर ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हम जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, अब मान लो उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, जो है रिक्शा में या फिर किसी व्हीकल में लेके आते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है वो भी तो प्रोडक्ट में ऐड करके ही मुझे जो है उससे रिकवरी देना पड़ता है ना। इसीलिए अब देखो, कंसाइनी पे करे या कंसाइनर पे करे, बात समझो, कंसाइनी पे करे या कंसाइनर पे करे, आखिर में तो कंसाइनर को ही देना है। लेकिन अभी ऐसा डील हुआ है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, खर्चा कंसाइनर दे या कंसाइनी दे, आखिर में तो कंसाइनर को ही पे करना है। लेकिन अभी अभी मतलब कैश आउटफ्लो कौन करेगा, कैश आउटफ्लो सुंदर करेगा, ठीक है, बाद में उसे जरूर पे कर देंगे, बट कैश आउटफ्लो सुंदर करेगा। लेकिन इस वजह से हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यूएशन तो गलत नहीं कर सकते, तो अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली नहीं लिखते ना, तो ये 15 रुपीज का जो एडिशन है वो हमसे स्किप हो जाएगा, बिकॉज प्रोफोर्मा के हिसाब से वो हमसे स्किप हो जाएगा। तो प्रोफोर्मा तो समझना ही है हमें, उसके साथ साथ हमें कंसेप्ट भी समझना है कि ये कंसाइनर वाला ही खर्चा है, लेकिन अभी कंसाइनी पे कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है तो क्या हुआ, बाद में तो उसे रिम्बर्स होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसको रिम्बर्स नहीं होगा। लेकिन ये एक डीलिंग्स है, ये एक एग्रीमेंट है जिसको तुम लोग को क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, मान के चलो, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कभी आ जाए टू पे बेसिस, मतलब कंसाइनी पे करेगा, बाद में हिसाब हो जाएगा, बाद में सारी चीज रिम्बर्स होंगे, लेकिन एक बार कंसाइनी पे करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इलास्ट्रेशन 7, इसमें क्या बोला है देखो, श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। ठीक है, तो 1000 केजी स्टॉक है जिसका कॉस्ट भी 1000 करके है, जो कि सुंदरम ऑफ चेन्नई को भेजा गया है। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मेहता मतलब जो कंसाइनर है उन्होंने कुछ खर्चे दिखाए हैं, कैरेज खुद पे किया है, फ्रेट खुद पे किया है, लोडिंग चार्जेस। सुंदरम ने सेल किया है 700 केसेस, 1400 पर केसेस, और ये खर्चे किए हैं क्लियरिंग, वेयरहाउस and storage, packing and selling. It is found that 50 cases have been lost in transit, 100 cases are still in transit. 50 cases lost हो गए ट्रांजिट में और 100 cases अभी तक नहीं पहुंचे चेन्नई तक। श्री सुंदरम is entitled to a commission of 10% on gross sale. कमीशन ऐसे मिलेगा, ड्रॉप कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। ठीक है, श्री मेहता के बुक्स में हमें क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। मैंने बोला था ना यही सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे इलास्ट्रेशन 7, इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर भी थोड़ा जगह रख देते हैं, शायद कम हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे सुंदरम अकाउंट, सुंदरम अकाउंट। अच्छा, देखते हैं पहले क्या बोला है, कितना स्टॉक भेजा गया है वो लिख लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वन थाउजेंड केसेस, 1000 ईच, मतलब 1000 इंटू 1000 मतलब 10 लाख, इतना स्टॉक भेजा गया है।
उसके बाद मेहता ने जो भी खर्चा किया है ऑन दैट मोमेंट उनके पॉकेट से आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, तो कंसाइनमेंट में खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट खुद पे किया है तो टू बैंक, क्योंकि एंट्री कौन कर रहा है, श्री मेहता, तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे ना। कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा चला गया किस बात का, कैरेज फ्रेट और लोडिंग। ये सारे खर्चे इन्होंने किए, कैरेज फ्रेट और लोडिंग, 10,000, 30,000, 10,000। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर फ्रेट वाला खर्चा है ना, जो ये मान लो कंसाइनी पे कर रहा है, फिर भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में तो ऐड होगा ना पहले ही, इसी वजह से वहां पर इस तरीके का था पॉइंट। इन्होंने सेल कर दिया 700 केसेस 1400 करके, ठीक है, तो सेल कर दिया है तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे नहीं लिख सकते कैश टू सेल या क्रेडिटर टू सेल, क्योंकि खुद तो सेल किया है नहीं, तो सेल के जगह कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे और पैसा सुंदरम के पास है तो उनको डेबिट करेंगे बाय सुंदरम अकाउंट, सेल प्रोसीड्स। कितना सेल कर दिया है, 1400, 700 केसेस। 14 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा, 98 होगा, 9,80,000, ठीक है, इतने का सेल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इनका जो भी खर्चा दिखा रहा है तो इनका सारा खर्चा हम लोग को रिम्बर्स करना पड़ेगा, मतलब श्री मेहता को रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो सुंदरम को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट में खर्चा होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खुद पे करते हैं तो टू बैंक, कोई और पे कर रहा है तो उनको देना पड़ेगा, तो उनका नाम लिख देंगे क्रेडिटर की तरह, सुंदरम को क्या देना पड़ेगा, क्लियरिंग चार्जेस। $8,500। अच्छा, इसके बाद वेयर हाउस एंड स्टोरेज, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, वेयर हाउस एंड स्टोरेज ये हो गया 17,000, पैकिंग सेलिंग 6,000, पैकिंग एंड सेलिंग 6,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है तो वो हम लोग एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे, और कमीशन मिलेगा वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, ये बता दिया, 10% ऑन सेल्स, सेल्स कितना हुआ है 9,80,000, 9,80,000 पे 10% करते हैं तो 98,000 आना चाहिए, या 9,800 कितना आएगा, 9,80,000 चेक कर लेते हैं, 9,80,000 पे 10%, 98,000, ठीक है, 98,000 हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर कमीशन लिख लिया। अच्छा, और लिखना क्या बाकी हम लोगों का, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, यहाँ तो कोई क्लेम वगैरह है नहीं तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं, बाई एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, वर्किंग नोट 1 लिख देते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो उस पर वर्किंग नोट 1 दे देंगे, और बाई इन्वेंट्रीज, यहाँ पर बाई इन्वेंट्रीज, यहाँ दो चीज हुआ है, एक लॉस्ट इन ट्रांजिट है और स्टील इन ट्रांजिट है, तो बाई इन्वेंट्री स्टील इन ट्रांजिट, ये क्यों लिखे ये भी बताते हैं, देखो ट्रांजिट, और एक आ जाएगा बाई इन्वेंट्रीज लाइन विद कंसाइनी, ये तो लिखते ही है हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का, बस कैलकुलेशन करेंगे, मैंने लिख दिया पहले, इन्वेंट्रीज लाइन विद सुंदरम, ठीक है, ये सारे वर्किंग नोट एक ही वर्किंग नोट में कर लेंगे, जो प्रोफॉर्मा हम लोगों ने सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। अब ये क्वेश्चन तुम लोग का रह सकता है कि इन्वेंट्री स्टील इन ट्रांजिट, ये भी मैंने यहाँ पर क्यों लिखा वो भी हम प्रूव कर देंगे क्यों मैंने लिखा है, लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, इसी में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट स्टील इन ट्रांजिट एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूनिट अमाउंट, गुड्स सेंट बाई कंसाइनर, कंसाइनर का गुड्स सेंट बाई श्री मेहता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाई श्री मेहता। तो इन्होंने कितना स्टॉक भेजा है? 1000 यूनिट भेजा है। वो केसेस लिखा हुआ है यूनिट, ठीक है, 1000 इंटू 1000 यानी कि 10 लाख। इसके बाद ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस। ये हम क्यों बार बार ऑल एक्सपेंसेस लिखते हैं? क्योंकि इनका सारा खर्चा ही लेना होता है, ये सारे नॉन रिकरिंग होते हैं इसीलिए, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस बाई श्री मेहता, ठीक है। तो इनका क्या क्या खर्चा हुआ है? इनका खर्चा हुआ है 10,000, 30,000, 10,000, मतलब 30 और 10, 40 और 10, 50,000, ठीक है। हम लोग और नाम नहीं लिख रहे हैं, टोटल करके लिख देते हैं। यहाँ पर 50,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है। क्या क्या खर्चा हुआ है यहाँ पर टोटल करके लिख देते हैं। 10, 30, 10, ये रहा 10,000, 30,000 और 10,000, इसीलिए मैंने ऑल लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग टोटल करेंगे 1000 केसेस का अभी प्राइस 10 लाख के जगह 10,50,000 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में तुम लोग परचेस लिखते हो, फिर वेजेस लिखते हो, कैरेज लिखते हो, तो वो सब ऐड होके कॉस्ट बढ़ जाता है ना, उसी तरीके से। तो ये हो गया टू बोल रहे, सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जितना भेजा गया, ठीक है। अब रास्ते में क्या हुआ? कुछ केसेस लॉस्ट हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस इन ट्रांजिट। कम करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो लॉस्ट हो गया वो तो उनके पास पहुंच नहीं सकता है, सुंदरम के पास, मतलब कंसाइनी के पास। तो कितना हो जाएगा? 10,50,000 में से कितना लॉस्ट इन ट्रांजिट? 10,50,000 का टोटल था, उसमें से 50 लॉस हो गया है, 50, ठीक है। ये टोटल इतने रुपीस का स्टॉक था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10,50,000, ठीक है। 1000 केसेस का कॉस्ट था, मतलब एक एक का कॉस्ट हो गया, जो 1000 था वो 1050 हो गया, मतलब कॉस्ट बढ़ गया। इंटू 50 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 52,500 का स्टॉक लॉस हो गया है, ये अमाउंट के हिसाब से, ये 50 क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। फिर लेस कर देंगे स्टील इन ट्रांजिट, जो ट्रांजिट में है वो भी तो उनके पास नहीं पहुंच सकता है। अगर उनके पास नहीं पहुंचेगा तो वो बेचेंगे कैसे? तो हमें अब बेच भी नहीं सकते हैं, तो उनके पास वो उनके गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा क्योंकि वो रास्ते में इन द वे है, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? 10,50,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्टील इन ट्रांजिट। कितना है स्टील इन ट्रांजिट? है हम लोग का 100, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये अगर हम लोग माइनस कर देते उसके बाद करते तो भी क्या इसी तरह से आंसर आता? बिल्कुल इसी तरीके से ही आंसर आता। देखो हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग का कितना हो रहा है कॉस्ट, अगर तुम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक बार माइनस कर लेते तो कितना आता? 1000 माइनस 50, देखो कितना आएगा 950। और इधर माइनस करो 10,50,000, 10,50,000 माइनस 52,500, तो ये कितना आ गया? 9,97,500। अब डिवाइडेड बाई 950 करो, डिवाइडेड बाई 950, तो कितना आ रहा है? वही 1050 ही आ रहा है, मतलब कॉस्ट तो उतना ही है ना, क्योंकि हम लोग एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसके बाद ये कैलकुलेशन करके 100 का निकालना चाहे तो भी हम लोग का सेम ही आंसर आएगा। देखो जैसे अभी मैंने डिवाइड किया ना इससे इसको, ये आ गया, इंटू 100 कर लो, कितना आया? 1,05,000। और ये डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो भी 1,05,000 आएगा। मतलब अगर तुम लोग पहले इसको माइनस कर लेना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और अगर दोनों कैलकुलेट करने के बाद करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? यहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 1050, यहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 1050, जिसके हिसाब से 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट का टोटल कॉस्ट इतना निकल के आया, ठीक है। और अगर हम लोग लेस कर लेंगे तो बचे हुए 950 का भी जो यहाँ पर वैल्यू आएगा उसका भी कॉस्ट पर यूनिट आएगा 1050, ठीक है। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट 1050 चल रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग का 1050 से ही कैलकुलेट होकर जो वैल्यू आना है वो आएगा
आएगा। अब तुम लोग इसको माइनस कर लो या फिर एक बार में करो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका लॉजिक सोचो, लॉजिक ये है कि हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट यहाँ भी जितना होगा फाइनली, फिर जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है उसका तो उतना ही होगा जितना रेट में वो चल रहा था, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया। लॉस्ट इन ट्रांजिट जब हुआ हम लोगों ने यूनिट भी लेस किया एज वेल एज अमाउंट भी किया, करना ही पड़ेगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है। तो इसका मतलब जितना लॉस हुआ उसके हिसाब से उतना कॉस्ट प्रोपोर्शनेट करके हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहेगा ना, उसमें तो चेंजेस नहीं होगा, तो कॉस्ट पर यूनिट उतना ही रह गया। अब उसी कॉस्ट पर यूनिट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का फिर से वही आंसर आएगा, चाहे तुम लोग इसके बेसिस पे निकाल लो या फिर इसके बेसिस पे निकाल लो या फिर कॉस्ट पर यूनिट लिख के उसके बेसिस पे निकाल लो। ठीक है, अगर तुम लोग एक कॉस्ट पर यूनिट का भी कॉलम कर लोगे तो भी बात क्लियरली समझ जाओगे। ठीक है, तो एक ही बात है, देखो यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट चल रहा था 1000 करके, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हो गया एट द रेट ऑफ कितना करके हो गया, एक एक केसेस में जो हम लोग का मतलब एक्सपेंसेस लग रहा है वो कितना लग रहा है 50 रुपीज करके, लेकिन ये सब तो अलग अलग था ना, मतलब ये 10 ये 30 और ये 10 यानी कि 50, मतलब एक केस पे 50 रुपीज का खर्चा हो रहा है, यानी वो कॉस्ट बदल के 1050 हो रहा है। तो जब उस कॉस्ट का स्टॉक लॉस होगा तो 1050 बेसिस पे ही लॉस होगा, फिर लॉस को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ स्टॉक का वैल्यू भी 1050 रेट पे ही आएगा, और उसके बाद अगर स्टील इन ट्रांजिट में जो है तो वो तो 1050 वाला ही होगा। इसीलिए हम लोग जैसे भी कैलकुलेट क्यों ना करें, हम लोग का आंसर जो है एक ही जैसा आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 1050 वाला रेट ही चल रहा है। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ माइनस करके लिख लो, चाहो तो इसी वैल्यू पे कर लो, चाहो तो माइनस करो तो भी यही आंसर आएगा, मतलब जो आएगा, और इस पे कैद करोगे तो भी वही आएगा। मैंने दोनों तरह से तुम लोग को दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 100 स्टील इन ट्रांजिट है और यहाँ पर आ जाएगा 105 और 30। क्यों, देखो अगर हम प्रोपोर्शनेट नहीं भी करते ना तो भी हम इजीली बता सकते थे, क्योंकि मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 1050 हर जगह पे इंटू 100, तो ये कितना आ गया 1,05,000। अभी मेरा कॉस्ट ही तो चल रहा है 1050 करके। अब माइनस करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि सुंदरम को कितना स्टॉक रिसीव हो सकता है। तो उनको 1000 रिसीव हो सकता था क्वांटिटी वाइज, लेकिन 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया और 100 जो है स्टील इन ट्रांजिट है, तो उनको 850 रिसीव हो सकता है, जिसका कॉस्ट कितना आएगा। अगर हम ये माइनस नहीं भी करते हैं ना, तुम लोग इसको 1050 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि रेट तो वही चल रहा है 8,90,000 to 500। तुम लोग माइनस करके देख लो, है ना, मतलब मैथमेटिकली एज वेल एज कंसेप्ट को भी समझने का कोशिश करो। तो ये देखो 10,50,000 का था, ठीक है, उसमें से 50 to 500 लॉस हो गया और उसमें से 105,000 ये अभी भी हम लोग का स्टील इन ट्रांजिट है, तो जो पहुंच सकता है उनके पास 8,90,000 to 500। और मैंने डायरेक्ट 1050 से भी तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो अगर हम लोग थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो एग्जाम टाइम में इतना प्रोपोर्शनेट करके देखने का जरूरत नहीं होगा, 1050 के बेसिस पे कर दो, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया, माइनस नहीं भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, तभी कर पाओगे ना। तो ये देखो 8,90,000 to 500 क्यों आया, क्योंकि रेट हम लोग का 1050 चल रहा है उसी बेसिस पे, नहीं तो माइनस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स reached to the city of सुंदरम, चेन्नई पहुंच गया। ठीक है, इतना सारा स्टॉक चेन्नई पहुंच गया। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग, ऑल एक्सपेंसेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग नॉन रेकरिंग दोनों होता है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय सुंदरम। ठीक है, देखते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन सा आएगा। क्लियरिंग चार्जेस आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट को क्लियरिंग करवाने का खर्चा जो है एक ही बार लगेगा, तो क्लियरिंग चार्जेस मतलब जब जो है मतलब स्पेसिफिकली जैसे मान लो स्टेशन वगैरह में आता है तो वहां खाली होता है, तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो खाली होके गोडाउन में लग जाता है, फिर उसको निकलवाना पड़ता है, दैट इज क्लियरिंग चार्जेस, फिर उसको अपने गोडाउन तक लेके आ सकते हैं हम लोग। तो क्लियरिंग चार्जेस ये हम लोग का नॉन रेकरिंग हो जाएगा। और कौन सा खर्चा है, देखो बोल रहा है वेयर हाउस एंड स्टोरेज, तो वेयर हाउस मतलब कहीं पर रेंट पे चीजों को रखने का खर्चा, तो ये तो रेकरिंग हो सकता है। पैकिंग सेलिंग ये भी रेकरिंग हो सकता है। एक्चुअली
स्टोर में लेके मतलब गोडाउन में लेके अप टू गोडाउन तक का सारा खर्चा नॉन रिकरिंग होगा। आफ्टर गोडाउन खर्चा जैसे पैकिंग, सेलिंग, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, ये सब क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट पे एक से ज्यादा बार लग सकता है। मैंने बार बार बोला है, अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो फिर जो रेंट है वो तो पे करते ही जाएंगे, ठीक है। पैकिंग सेलिंग का खर्चा जो है होता ही जाएगा, जितना बार बेचेंगे पैकिंग सेलिंग का खर्चा होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, रिकरिंग खर्चा। तो यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक ही निकल के आया, तो ऐड कर लेते हैं। अब 1050 नहीं रहेगा, 1050 वाला सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्योंकि 8500 एक कॉस्ट और भी इस पे ऐड हो गया, 9,01,000 बन गया, ठीक है। अब कितना आ रहा है पर यूनिट, पर यूनिट अगर चेक करना चाहते हो डिवाइड 850 करके देखो अभी कितना हो जाता है, 1060, 10 रुपीज एक्स्ट्रा लग गया, 1060 हो जाएगा, ठीक है, जो 1050 था। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो कितना सेल कर दिया उन्होंने, 700, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया था। ये देखो 700 केसेस इन्होंने सेल कर दिया, 850 माइनस 700, ठीक है। तो बचा कितना, बचेगा यहाँ पर हम लोग का 150। 150 का कितना आएगा, देखो 150 का इस पे इंटू कर दो, देखो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट करने से भी आएगा, नहीं करने से भी आएगा, 1,59,000, ठीक है। और जैसे मैंने तुम लोग को प्रोपोर्शनेट करके सिखाया तो वैसे भी कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट करने से भी तो पर यूनिट ही निकल के आएगा ना। मतलब कैसे दिखाए, यहाँ पर दिखा दे, ये देखो 9,01,000 अभी कॉस्ट चल रहा है, 850 अभी अभी देखा इसका कितना है, 1060 इंटू 150, वही तो हम लोग करते हैं ना। प्रोपोर्शनेट करने से क्या आता है, ये हमें क्या बताता है, कॉस्ट पर यूनिट, ये हमें बताता है कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे उतने सारे नंबर ऑफ यूनिट का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इतना हो गया, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,59,000, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लिख देते हैं, एक एक डेटा जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था, 1,59,000 ये क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस भी लिख लेंगे, और जो स्टील इन ट्रांजिट है वो यहाँ क्यों लिखा वो भी बताते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है लॉस्ट इन ट्रांजिट 52,500, और ये 1,05,000, 52,500, और ये वाला हो जाएगा 1,05,000। अच्छा, ये क्यों लिखा, देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने तुम लोग को वो वाला चीज समझाया था कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी है, ये भी सेम कंसेप्ट है। एक्चुअली अकाउंट्स में एक कंसेप्ट होता है ना, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मॉनिटरी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। उसी तरह से एक होता है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। ये सब नॉर्मली एकदम 11 का केसेस है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा है तो मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, हमें रेवेन्यू के साथ हमें कॉस्ट को मैच करना पड़ता है, ठीक है। रेवेन्यू के साथ कॉस्ट को मैच करना पड़ता है। मतलब जैसे देखो यहाँ पर 1000 केसेस जो है उसमें से हम लोगों ने 700 केसेस बेचे हैं, तो 300 जो बचा हुआ है उसे हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। अब 300 में क्या हुआ है, कुछ लॉस हो गया है, कुछ इन ट्रांजिट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉस्ट 1000 का दिखा रहे हैं तो वो 1000 का कंडीशन क्या है वो भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये देखो 1000 में से 700 सेल हो गया, तो बाकी 300 का क्या हुआ, तो बाकी 300 का क्या हुआ वो हम लोग कैसे समझेंगे। ये देखो 50 हो गया हम लोग का लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है, यहाँ 50 था केसेस, ठीक है। तो ये देखो 1000 में से 700 सेल हो गया, बचा कितना 300 में से 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, तो बचा कितना 250 में से स्टील इन ट्रांजिट 100 है, 100 लेस कर दो तो बचा कितना 150, वही हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक दिखाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉस्ट दिखा रहे हैं 1000 केसेस का, तो वो 1000 केसेस का जो पार्ट कैलकुलेशन भी तो हमें दिखाना चाहिए कि हमारा कितना सेल है और जो बच गया। अब जो बच गया उसका 3 कंडीशन यहाँ पर है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से बचा हुआ है, एक रास्ते में है, ठीक है, इसीलिए स्टील इन ट्रांजिट, एक एबनॉर्मल लॉस है। अगर हम लोग यहाँ 1000 का कॉस्ट दिखा रहे तो यहाँ पर भी तो हमें 1000 का दिखाना पड़ेगा, और 700 का जो हम लोग केसेस बेच रहे हैं उस पे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम लोग का प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बोल के दिखा रहा है, ठीक है। सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद सिर्फ ये 1000 से 1400 माइनस करने से हम लोग ये पता नहीं कर सकते प्रॉफिट कितना है। एक एक केसेस पे 400 प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये सब भी तो ऐड हुआ है ना, तो कॉस्ट बढ़ गया है, 1000 कहाँ रहा कॉस्ट, लास्ट में तो कॉस्ट आके 1060 हो गया, और इसे हम लोगों ने 1400 पे बेचा, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन होके हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो डायरेक्टली तुम लोग 400 से चेक करना चाहोगे तो नहीं चेक कर पाओगे, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों लिखना जरूरी है, इसीलिए लिखना जरूरी है ताकि हम लोग 1000 का यहाँ पर पूरा हमें फिनिश करके दिखाना है 1000 का कैलकुलेशन की क्या है। जैसे मैंने तुम लोग को छोटा सा एग्जांपल दिखाया था कि जैसे मान लो हम लोग के पास
सपोज हम लोग के पास स्टॉक में हम लोगों ने 10 पेन खरीदे हैं 10 रुपए से, ठीक है, और 100 रुपए का हमारे पास सामान है, हम लोगों ने सेल कर दिया है, सपोज हम लोगों ने सेल कर दिया है यहाँ पर 4 पेन 12 रुपए में, तो ये कितना हो गया 48 रुपीज, ठीक है। और हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में है, सपोज हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में है यहाँ पर 3 पेन, तो कितना करके दिखाएंगे 30 रुपीज, ठीक है। और बाकी मान लो 3 पेन हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में चला गया और हम लोग का एक पेन जो है वो लॉस्ट हो गया है, तो यानी 10 रुपीज का पेन लॉस्ट हो गया है, ये लॉस्ट इन ट्रांजिट लिख देते सपोज, ठीक है। और एक हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग का स्टिल इन ट्रांजिट है, अभी तक हमारे पास शॉप में आके नहीं पहुंचा है, तो 4 3 7 1 8 9 10 2 पेन हम लोग का स्टिल इन ट्रांजिट है 20 रुपीज। तो ये देखो हम लोगों ने 4 ही पेन बेचा है, तो 4 पेन 12 रुपए में, तो 2 रुपीज करके पर पेन में प्रॉफिट है, यानी हम लोगों का 4 जो पेन हम लोगों ने सेल किया उसमें 8 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्या इधर प्रॉफिट हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट बोल के 8 रुपीज आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, चेक करके देखो कैसे। 30 40 50 60 60 और 48 कितना हो गया 108, और इधर हो गया 108, ठीक है। तो यहाँ 108 से 100 का गैप लो, 8 रुपीज आ गया ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हम लोग ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 10 रुपए में खरीदा गया पेन अगर 12 रुपए में बेचते हैं तो एक एक पेन में 2 रुपीज का प्रॉफिट, 4 पेन हम लोगों ने सेल किए तो 8 रुपीज का प्रॉफिट। अगर सिर्फ इतना लिख देंगे और बैलेंस करने जाएंगे तो देखोगे प्रॉफिट की जगह लॉस दिखेगा, फिर तो सोचोगे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों को 10 पेन का कॉस्ट जो हम लोगों ने यहाँ इनकट किया है उसका पूरा कैलकुलेशन इधर मैच होना चाहिए, ठीक है। कि अगर 4 पेन सेल हो गए तो बाकी पेन कहाँ गए, बाकी पेन का दिखाओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक है तो पूरा क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ कि बाकी 6 पेन क्लोजिंग स्टॉक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक अगर 6 पेन नहीं है जितना है उतना दिखाओ, कुछ लॉस्ट हो गया वो दिखाओ, कुछ अगर स्टील इन ट्रांजिट है वो दिखाओ, तो हमें यहाँ पर 10 पेन का इधर पूरा कैलकुलेशन दिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि मैच हो। तो यही होता है मैचिंग कंसेप्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पर वही चीज को मैच किया, ठीक है। तो इसीलिए ये सब आता है, क्लोजिंग स्टॉक का आने का जो भी रीजन है, एबनॉर्मल लॉस का भी आने का वही रीजन है, और जो इन्वेंट्री स्टील इन ट्रांजिट है उसका भी रीजन वही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करके देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, सारा डेटा तो हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर जो है क्रॉस पोस्टिंग भी कर देंगे। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, तो 1,59,000 है इधर, अच्छा, और 1,05,000 प्लस 52,500 प्लस 9,80,000, 12,96,500 लिख लेते हैं पहले। 12,96,500 माइनस 98,000 माइनस 6,000 माइनस 17,000 माइनस 8,500 माइनस 10 30 और 10 30 40 50 माइनस 50,000 डायरेक्टली कर लेते हैं, और 10 लाख 10 लाख, तो 1,17,000 प्रॉफिट आ रहा है, 1,17,000 टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 12,96,500। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, एक तो टू कंसाइनमेंट जरूर आएगा, सेल वाला जो क्रॉस पोस्टिंग, और बाई कंसाइनमेंट आ जाएगा जो भी खर्चा उन्होंने किया है, कमीशन वाला क्रॉस पोस्टिंग। अच्छा यहाँ पर देखते सेल प्रोसीड्स 9,80,000, यहाँ पर देखते हैं कैरेज, सॉरी ये वाला फिर से गलत कर देते, क्लियरिंग चार्जेस वेयर हाउस स्टोरेज, क्लियरिंग चार्जेस क्लियरिंग वेयर हाउस स्टोरेज पैकिंग सेलिंग कमीशन, बस इतना ही था। तो देखते हैं पैकिंग सेलिंग 6,000 कमीशन 98,000। अच्छा वेयर हाउस यहाँ से देख के लिख लेते हैं 17,000 और 8,500।
तो कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो 9,80,000 इनके पास है, लेकिन ये पूरा पैसा रिम्बर्स नहीं करेंगे, अपना डिडक्ट कर लेंगे 8,500 जो इन्होंने क्लियरिंग चार्जेस पे किया, 17,000 वेयर हाउस और स्टोरेज के लिए, 6,000 पैकिंग सेलिंग और 98,000 कमीशन, 8,50,500। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे कि देख सकते हो नहीं बोला है कि एजम्पशन ले लो कि पे किया है, फिर भी हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग ये एजम्पशन ले लेते हैं कि पेमेंट हो गया, और बोलेगा तो लिख लेंगे। शायद इसमें नहीं बोला था, ठीक है, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ यहाँ डायरेक्ट तो नहीं बोला था, नहीं। अच्छा ठीक है, तो 9,80,000, 9,80,000, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है इनवॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब मतलब इनवॉइस यानी ये इलास्ट्रेशन 8 और मैंने एक इलास्ट्रेशन 4 ये नहीं करवाए, बिकॉज ये इनवॉइस वैल्यू में कैसे क्वेश्चन आंसर होता है उस पे क्वेश्चन है ये वन। इसके बाद जो क्वेश्चन 1 है वो भी वैसा ही है, क्वेश्चन 2 भी वैसा ही है, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 जो है ये वाला हम लोग कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन 3 में, Mr. Y consigned 800 packets of toothpaste, each packet containing 100 toothpaste. Cost price of each packet was 900. Mr. Y spent 100 per packet as cartage, freight, insurance, and forwarding charges. One packet was lost on the way, and Mr. Y lodged claim with insurance company and could not get 570 and could get 570 as claim on average basis. Consignee took delivery of the rest of the packets and spent 39,950 as other non-recurring expenses and 22,500 as recurring। यहाँ पर हमें खर्चे को रेकरिंग नॉन रेकरिंग में डिवाइड करके ही दे दिया है, मतलब हम लोगों को और डिवाइड करने का जरूरत नहीं है कि कौन सा रेकरिंग है और कौन सा रेकरिंग नहीं है, जैसे बाकी चीजों में हमें ढूंढना पड़ता है। अच्छा, फिर बोल रहा है he sold 740 पैकेट at the rate of 12 per toothpaste. He was entitled 2% commission on sale plus 1% Del Credier commission. You are required to prepare consignment account, calculate the cost of inventories, एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। हम लोग को एबनॉर्मल लॉस निकालने बोला है, जो कि हम लोग निकालेंगे ही, अदरवाइज तो हम लोग कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो इलास्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करते हैं। You are required to prepare consignment account. हम इन द बुक्स ऑफ वन नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग लिख लो कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड, एबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ये सारी चीज हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में ही मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें कंसाइनी का अकाउंट भी नहीं बनाने के लिए बोला, ठीक है, मतलब कंसाइनी का अकाउंट हमें बनाने का जरूरत नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, बस यहाँ एक ही अकाउंट बनेगा। अच्छा, कितना स्टॉक भेजा गया उसको लिखेंगे, 2 गुड्स sent on consignment, ठीक है। 2 goods sent on consignment, 800 packet, each packet containing 100 toothpaste, cost price of each packet, तो एक एक पैकेट का कॉस्ट दिया है, तो 800 इंटू 900 कितना हो जाएगा, 72,000। 72, हाँ 7,20,000 हो जाएगा, 72,000 नहीं आ रहा है, 7,20,000 आ रहा है, 7,20,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है वाई स्पेंट, मतलब वाई मतलब कंसाइनर, 100 पर पैकेट एज कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। इतने सारे एक्सपेंस नहीं लिख के हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंस बोल के, ठीक है, सिर्फ एक्सपेंस बोल के लिख रहे हैं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो सारा नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, फॉरवर्डिंग, तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक्सपेंस बोल के लिख देते हैं। 100 एक एक पैकेट के लिए, मतलब एक पैकेट का
कार्टेज प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, एक एक पैकेट पे आ जा रहा है 100 रुपए करके, ठीक है। तो टोटल कितना खर्चा होगा, इन्होंने कितने पैकेट्स भेजे, 800 पैकेट, ठीक है। तो 800 इंटू 100, तो ये सारी चीजों का मिला के सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल सकते हो 80,000 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक पैकेट लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो बाई एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख देंगे यहाँ पर, बाई एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। बाई एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बाई लॉस क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी 570 क्लेम मिल गया है। कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट एंड स्पेंड 39,950 एज अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 22,500 एज रिकरिंग। तो कंसाइनी का जो खर्चा है, नाम भी नहीं दिया है कंसाइनी का, तो हम लोग कंसाइनी लिखेंगे। इन्होंने दो तरीके का खर्चा किया है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग कर ले, तुम लोग ये पूरा लिख लेना, रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो देखते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है, 22,500, अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 22,500 जो है नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग है 22,500, ये दिया हुआ है देखो 22,500। ही सोल्ड 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 12 करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई कंसाइनी, क्योंकि नाम नहीं दिया है तो कंसाइनी लिखना पड़ेगा ना, कंसाइनी के पास है सेल प्रोसीड्स कितने सारे, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, बोल रहा है कि एक टूथपेस्ट 12 रुपीज में बेच दिया है, 740 पैकेट्स बेचा है, और एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट रहता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाला है, बाकी क्वेश्चन आसान है। हम लोग जब सेल कर रहे हैं तो सेल कितना किया, 740, लेकिन एक पैकेट 12 रुपीज में नहीं सेल होता है, एक टूथपेस्ट 12 रुपीज में सेल होता है। तो एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट है, बोल रहा है कि कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट ईच पैकेट, तो 740 पैकेट्स में कितने टूथपेस्ट होंगे, एक पैकेट में 100, तो 740 पैकेट्स में इतने सारे टूथपेस्ट होंगे, तो इतने सारे नंबर ऑफ टूथपेस्ट है, और एक टूथपेस्ट 12 रुपीज में सेल होता है। इस तरीके से हमें सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। अगर तुम लोग 740 इंटू 10 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टूथपेस्ट 74,000, एक एक टूथपेस्ट 12 रुपीज करके सेल होता है, यानी 8,88,000 रुपीज में सेल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कमीशन बोला है, डेल क्रेडियर भी है, और एक हम लोग का नॉर्मल कमीशन भी बोला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कमीशन। कमीशन यहाँ पर एक है ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी और डेल क्रेडियर, ठीक है। तो कितना पे करना पड़ेगा, 2% कमीशन ऑन सेल्स, 2% ऑन सेल्स, तो ये हो गया सेल्स, सेल्स पे 2% जो कि ऑर्डिनरी कमीशन है। तो 8,88,000 पे 2% लगा लो, देखो कितना आएगा, 17,760, ठीक है। और बोला है 1% डेल क्रेडियर कमीशन, मतलब ये किस पे देना है, कुछ नहीं बोला है, तो ये भी सेल पे होगा, ठीक है। ये 2% है, और ये एट द रेट ऑफ 1%, ठीक है, दोनों ही सेल वैल्यू पे होगा, तो ये हो जाएगा, इस पे 1% लगाएंगे तो 8,880 बचेगा, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन। अच्छा, और कुछ हमें करने बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट, जो तो बना ही रहे हैं, और यहाँ पर बोला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इन्वेंट्रीज लाइन विथ कंसाइनिंग, ये भी हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी आए। तो अभी हम लोग को वर्किंग नोट बनाना चाहिए, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड यूनिट अमाउंट, तो कितना यहाँ से देख के पता चलता है, 800 इंटू 900, मतलब 800 पैकेट 7,20,000, यूनिट 800 हो जाएगा, और कॉस्ट 7,20,000, हम लोग पैकेट्स के हिसाब से करें, 800 पैकेट्स भेजे गए। अब ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, तो इसका खर्चा हम लोग को दे रखा है 80,000 होगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर पैकेट पे हम लोग का 100 रुपीज करके आ रहा है, तो वही 800,
तो इसका मतलब कॉस्ट 800 पैकेट का हो जाता है 7,20,800। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये 800 नहीं, सॉरी देखो मैंने गलत लिख दिया, 800 थोड़ा ना होगा, 8,000 होगा, नहीं 80,000। ठीक है 80,000 होगा, यहाँ मैंने सही लिखा है, हाँ सही लिखा है 80,000 होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ये हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, बीच में स्टॉक लॉस हुआ, तो यहाँ पर लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। कितना हुआ देखते हैं पढ़ के। 1 पैकेट ऐसे बोला था, ये देखो 1 पैकेट वॉज लॉस्ट। ये कितने पैकेट है 800, 800 में से एक पैकेट लॉस्ट हो जाएगा, तो हम लोग के पास 799 बचता है। कॉस्ट निकाल लेंगे, तो कॉस्ट कितना होगा, देखो हम बिना यहाँ पर प्रोपोर्शनेट किए भी बोल सकते हैं। 800 से अगर ये डिवाइड करते हैं तो एक एक पैकेट आता है हम लोग का 1000 रुपीज का, तो 1000 इंटू 1 है ना, डिवाइड करेंगे तो वही आएगा ना। ये देखो 8 लाख डिवाइडेड बाई अगर 800 करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि एक एक पैकेट का कॉस्ट कितना है, इंटू 1 करेंगे तो एक पैकेट का कॉस्ट ही हमें चाहिए, एक ही पैकेट लॉस्ट हुआ है तो 1000 इससे माइनस कर देंगे तो 7,99,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू द सिटी ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के पास इतना स्टॉक जाके पहुंच गया। ठीक है, कंसाइनी के पास इतना स्टॉक जाके पहुंच गया। अब इन्होंने कुछ खर्चा किया, अगर कोई नॉन रिकरिंग होगा तो करेंगे, यहाँ तो बता ही दिया है कि नॉन रिकरिंग कितना है, हम लोग को ढूंढना भी नहीं है कि कौन सा रिकरिंग है कौन सा नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, अगर ये खर्चा कंसाइनी नहीं करेगा तो स्टॉक मतलब गोडाउन तक आके पहुंचेगा ही नहीं, जो कि है 22,500। नहीं नॉन रिकरिंग कितना है, गलत लिख रहे हैं शायद, ये है एज अदर नॉन रिकरिंग एंड, हाँ अच्छा ये रिकरिंग है 39,950, 39,950। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग है। तो 799 पैकेट्स का कॉस्ट अभी कितना हो गया है चेक करते हैं। 799 तो था ही, और भी उस पर खर्चा लगा 39,950, नहीं तो सेलेबल नहीं बना सकते। 799 39,950, 8,38,950, 8,38,950। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये सेल करने के लिए अभी अवेलेबल है, इस हालत में अवेलेबल नहीं था सेल करने के लिए, ये खर्चा नहीं करने से सेल नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक अपने मतलब सेलेबल कंडीशन में नहीं लाएंगे। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो जितना सेल हो गया उतना डिडक्ट करवा लेंगे। 799 में से जितना सेल हो गया, सेल किया है इन्होंने 740 पैकेट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा, ये हो गया 59। ठीक है 59 पैकेट्स, तो 59 पैकेट्स का कैलकुलेशन करते हैं। 8,38,950 डिवाइडेड बाई 799 इंटू 59, प्रोपोर्शनेट करके निकालेंगे। यहाँ ओरली नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना आसान नहीं है, इसका कैलकुलेशन कर ले डायरेक्टली हम, वो 00 था तो कर ले रहे थे, 1050 इसमें भी आ रहा है इंटू 59, तो 61,950 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, अब लिख देंगे 61,950, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो 1000 रुपीज का है, क्योंकि हम क्लेम वाला कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं दिखा रहे तो हम डायरेक्टली ये लिख देंगे, तुम लोग के लिए भी यही आसान होगा। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो 61,950 और 1000 प्लस 1000 प्लस 8,88,000, 9,50,950, 9,50,950, 9,50,950। इधर ही ज्यादा होगा, प्रॉफिट ही आएगा, देख लेते हैं एक बार। -7,20,000 -80,000 -39,950 -22,500 -17,760
8880 61,860 61,860 to profit on consignment. $9,50,950. ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर बोला नहीं था कंसाइनी अकाउंट बनाओ, इसीलिए नहीं बनाया हम लोगों ने। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज बोला, निकाल लिया। लॉस बोला, वो भी निकाल लिया। कंसाइनी और बोला था प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में क्या हुआ वो भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने जो मतलब कॉस्ट वाला क्वेश्चन था वो सारा ही कर लिया। एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है, ये 4th नंबर वाला। ये थोड़ा सा अलग है, तुम लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। ये इलास्ट्रेशन क्वेश्चन 4, ठीक है, इसमें इलास्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, और बाकी कोई भी क्वेश्चन मत करना, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है। तो 4th नंबर ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन शायद एक प्रोविजंस बोल रखा है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो चाहो तो कोशिश करना, नहीं तो हम बताएंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग वो वाला क्वेश्चन और जो इनवॉइस प्राइस है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनवॉइस प्राइस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।